हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है वो और भी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपने चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का नोट्स के आधार पर रिवीजन करने वाले हैं। और बढ़िया शानदार नोट्स जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं उसके आधार पर रिवीजन करने के बाद में इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम हल करने वाले हैं। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आप लोगों को साथ ही साथ में समझाता चलूंगा। इसका मतलब है आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बड़ी शानदार, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको काम क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये क्लास है बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखनी है ताकि आपका इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ये जनसंख्या वाला जो चैप्टर है मुझे बड़ा शानदार लगता है भाई, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। यानी करने का मतलब जनसंख्या के बारे में प्रत्येक चीज में आप लोगों को समझाऊंगा आज इसमें। देखो, अपनी जनसंख्या के बारे में तो अपन कह ही नहीं सकते, अंधाधुंध बढ़ रही है, यानी जिसकी कोई गति नहीं है ना। जैसे अपनी मेट्रो दौड़ती है ना, मेट्रो नहीं, मेट्रो को तो छोड़ो, बुलेट ट्रेन जैसे दौड़ती है, वैसे ही हमारी जनसंख्या वृद्धि दौड़ रही है। कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है जनसंख्या की, तो पूछो ही मत। तो अभी फिलहाल जो अपने नोट्स पढ़े भाई अपने पास, अपने चैप्टर को शुरू करें इससे पहले वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान के बारे में क्या बात करें सर? तो वर्तमान में विश्व की जो जनसंख्या है आप सोच भी नहीं सकते भाई कितनी है। विश्व की जो जनसंख्या है वो आपके पास वो कितनी है भाई? अपनी 8.2 बिलियन है भाई। ये कितनी है? 8.2 बिलियन जनसंख्या है अपने विश्व की। ये अपन बात करेंगे ना, चिंता मत करो, हर चीज समझाऊंगा मैं, कहाँ पे कितनी क्या क्या है, हर चीज समझाने वाला हूँ। अब इसके बाद में देखो बात करते हैं, सबसे पहले क्या है कि 8.2 का मतलब क्या होता है? 8.2 अरब। और अगर अपन बात करें अपन ने भारत की, इसमें अपन जब अपने भारत की जनसंख्या वितरण और घनत्व वृद्धि और घनत्व में चलेंगे वहां भी समझाऊंगा, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर अपना कितना योगदान है तो अपना भी कम योगदान नहीं है। 1.4 अरब जो जनसंख्या है वो हमने भी दे रखी है विश्व को। दे रखी है कि नहीं दे रखी? बिल्कुल दे रखी है। ये मान के चलो अपने पास हम विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या में योगदान करने वाला देश है भी, है ना। ऐसा नहीं है, हमारा भी नाम आता है, हम पहले नंबर पे आते हैं जनसंख्या में। अब देखो ये तो अपने पास होगी वर्तमान की बात। अब बात करते हैं कि जनसंख्या जो अपना वितरण, पहले विश्व में जनसंख्या वितरण पैटर्न को समझ लेते हैं। सर पैटर्न क्या होता है? हर चीज का एक तरीका होता है भाई। तरीका क्या होता है सर? वो मैं समझा देता हूँ तरीका क्या होता है। अपन ये मान के चले, अपने गांव क्षेत्र की बात करूं तो अपने गांव क्षेत्र में अपना जो पूरा गांव है वो ये मान के चलो इतना बड़ा है भाई, है ना। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पानी का स्रोत ज़्यादा है तो यहाँ पे जनसंख्या वो ज़्यादा मिलेगी आप लोगों को, और यहाँ पे पानी नहीं है तो यहाँ पे जनसंख्या कम मिलेगी। तो इसको बोलते हैं वितरण। यानी वितरण, जनसंख्या वितरण का पैटर्न को समझे तो एक बात ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा भी, चिंता मत करो। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से वितरित होने का मतलब क्या है? एक छोटी सी बात समझा देता हूं मैं, असमान वितरण क्या होता है भाई। अब मैं एक बार अपने भारत में ही चलता हूँ ना, भारत में ही चलेंगे, अपने पास भारत के बारे में ही चर्चा करेंगे और इसी के मैटर से हम समझने वाले हैं। ये जो ग्रीन अपना, ये अपना भारत है। इसके बारे में छोटी सी बात बता देते हैं। देखो भारत के बारे में अपनी बात करें तो अपने यहाँ पे ये अपना जो राजस्थान है, एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। ये हर चीज़ समझाऊंगा मैं, आप लोगों को घबराना नहीं है रे। अब अपने राजस्थान की बात करें तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसके इधर तो जनसंख्या है उसका घनत्व बहुत कम है, और इसके इस तरफ घनत्व वो बहुत अधिक है। तो इसको बोलते हैं असमान रूप से वितरित। तो अपने भारत में चले तो अपनी जो जनसंख्या वो कम है। अगर अपन बिहार की तरफ की बात करेंगे, है ना, बिहार, पटना, ये देखो पटना अपने पास, बिहार और उत्तर प्रदेश, इधर जनसंख्या ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे पानी की उपलब्धता ज़्यादा है। जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, 100% है, वहाँ पे जन घनत्व ज़्यादा मिलेगा। यानी जो नदियाँ बहती है अपने पास, जैसे गंगा नदी यहाँ से ऐसे आती है अपने पास, यहाँ जो नदी के किनारे जो बहते हैं अपने पास, वहाँ पे अपने पास क्षेत्र वो ज़्यादा होता है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर अपन बात करें जनसंख्या घनत्व तो इस पैटर्न में अपनी जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास सूखा पड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं असमान रूप से वितरित। ये हो गया।
ठीक है, पहला पॉइंट, जनसंख्या वितरण शब्द का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर लोगों के फैलाव से है। ये समझ में आ गया होगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि जनसंख्या वितरण का मतलब अपनी पृथ्वी की बात करते हैं। अपनी पृथ्वी की बात करें तो ये अपने जो ग्लोब है ये अपनी पृथ्वी है। अब इसके बारे में देखो छोटी सी बात कर लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है भैया आप लोगों के पास। अब अपनी ये जो पृथ्वी है इसके बारे में अगर अपन छोटी सी बात करें तो इस पे जितने भी जनसंख्या फैली हुई है ना, ये देखो मैं छोटी सी बात बता देता हूँ इसके बारे में। अब अपने ये रसिया है, ये अपना पास क्या है साउथ अफ्रीका है, ये अपना भारत है। यहाँ पे जनसंख्या अलग अलग रूप से बिखरी पड़ी है। कैसे बिखरी पड़ी है? अपने यहाँ पे तो 1 खरब लोग हैं, 1 अरब से भी ज़्यादा है यहाँ पे। यानी अगर अपन बात करें तो दुनिया की जो जनसंख्या है वो मोस्टली अपने पास इन दोनों देशों में ही है, चीन और भारत में ही है सबसे अधिक जनसंख्या। तो अगर अपन बात करें टोटल तो लगभग 1.4 तो अपनी और 1.4 ही इसकी, तो टोटल कितनी हो गई 2.8 बिलियन हो गई है। तो ये पूरे लगभग अपने पास 60% के आसपास की जनसंख्या नहीं, सॉरी 40% के आसपास की जनसंख्या है। तो निकाल लेंगे अपने पास 8.2 में से निकाल देते हैं 2.8 और 8.2 मल्टीप्लाई 0, ये हो गया, ये पॉइंट हट गया, ये काट के देख लेना कितना है। उतनी जनसंख्या अपने 2 ही देशों में निवास करती है। तो इसके फैलाव को कहते हैं अपने पास, ये जो अपनी पृथ्वी है इस पे फैलाव को अपन क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ गया समझ। मोटे तौर पर विश्व की 90% जनसंख्या इसके लगभग 10% भूभाग पर ही रहती है। यानी कहने का मतलब अपनी पृथ्वी जो है ना, ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के लगभग 10% हिस्से पे जनसंख्या है, बाकी पे अपने पास 90% पे या तो रेगिस्तान है या समुद्र है या कुछ ऐसा है। और वैसे भी आप लोगों को पता है अपने पास अपनी जो पृथ्वी है उस पर लगभग 79% है वो पानी है, 21% पे अपने पास स्थल है। तो यहाँ पे और 21% जो स्थल है 21% जो स्थल है उसके केवल 10% हिस्से पे ही जनसंख्या निवास करती है। ये आ गया समझे? हाँ बिल्कुल। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश दुनिया की लगभग 60% आबादी का योगदान करते हैं। इन 10 देशों में से 6 एशिया में स्थित है, जो मैंने बता दिया भैया आप लोगों को। 6 देश एशिया में स्थित है, जो कि अपने पास ये जो 10 देश है ना जिनमें 60% जनसंख्या निवास करती है। याद रखना प्रश्न कैसे भी आ सकता है भाई कि दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश जो है ना जनसंख्या में सबसे अधिक है। नंबर 1 पे भारत है, दूसरे नंबर पे चीन है। इसके ऐसे करते 10 देशों में अगर 6 की बात करें तो 6 तो एकमात्र अपने एशिया महाद्वीप में ही है। अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये रहा अपने पास, ये एशिया महाद्वीप है यहाँ से लेके, है ना। तो ये अपने केवल इसी एशिया महाद्वीप में ही अपने पास क्या है? जनसंख्या निवास करती है। ये देख लो अपने पास एशिया महाद्वीप यहाँ से लेके ये सारा एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे निवास करती है। इतने क्षेत्र पे अपने पास क्या है? तो ये अपने पास क्या हो जाता है, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। देखो जनसंख्या घनत्व मैंने लिख रखा है, मैं बता देता हूं। अपने पास जनसंख्या घनत्व का एक सबसे बढ़िया पैटर्न ये होता है कि अपने पास ये मान के चलो एक गांव की जनसंख्या है वो 5000 है ना, 5000 लोग रहते हैं गांव में, और उस गांव का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 4000 या मतलब ये मान के चले कि 5000 वर्ग किलोमीटर ही मान के चलते हैं, तो कि 5000 है। तो इसमें भाग देंगे ना तो वो फिर अपना जनघनत्व आ जाएगा। इतना मैं निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को ना, चिंता मत करो, अभी बता देता हूँ। जनघनत्व देखो, लोगों की संख्या एवं भूमि के आकार के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों में मापा जाता है। तो ये तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ये समझ लो। ये इसके बाद जनसंख्या घनत्व क्या होता है, देखो सूत्र भी अपने पास, जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल। वहां पे थोड़ा सा मिसमैच बोल दिया शायद मैंने। हाँ, जैसे ये मान के चलो आपके पास 5000 जनसंख्या है अपने इस गांव की, और उसका जो वर्ग किलोमीटर दायरा है वो अपने पास ये मान के चलो 200 आ जाता है। तो अब इसमें काट लो कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है। तो ये होगा, इसे काटेंगे तो 25 जो लोग हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। ये हो जाता है अपना जनसंख्या घनत्व निकालने का पैटर्न। तो सूत्र याद रखना, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल उस क्षेत्र का जो अपने पास दिया हुआ है या जिसमें अपन रहते हैं। अभी निकाल के बताएंगे, चिंता मत करो, हर चीज बताऊंगा रे। इसके बाद में बात करते हैं, देखो आगे क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई।
बता दिया इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से आते हैं। आप सभी जानते हो, मैंने बता दिया भाई। देखो, एक तो भौगोलिक स्थिति है, वो सबसे बढ़िया होती है। दूसरी आर्थिक स्थिति भी होती है, दूसरी सामाजिक स्थिति भी होती है। वो सारे पैटर्न अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें हर चीज बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले इसका जो कारक है वो आता है भौगोलिक कारक, है ना, ध्यान में रखना। पॉइंट वाइज बताऊंगा हर चीज, आपको तो समझनी है, केवल लिखते चलोगे तो और भी अच्छी बात है, भूलोगे ही नहीं आप लोग। आप इससे बाद में अपने निबंधात्मक आंसर भी बना सकते हो। देखो, भौगोलिक कारक में बात करें तो भौगोलिक कारण क्या होता है। भौगोलिक कारक होता है अपने पास उस क्षेत्र के, अगर अपन उस क्षेत्र की बात करें, जैसे अपने इस भारत के बारे में बात कर लेते हैं ना, क्यों, इसी के बारे में अपन ज्यादा चर्चा इसी के बारे में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन पूछ सकता है यही पे पूछ सकता है। अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं कि भौगोलिक कारक क्या होता है। देखो, भौगोलिक क्या होता है, अपने इस क्षेत्र में ये जो अपना पूरा क्षेत्र दिया हुआ है ना, अपने ये जो ग्रीन दिया हुआ है, यहाँ से ये जो ग्रीन दिया हुआ है ये अपना भारत है। और ये जो अपने इसका भौगोलिक भाग, यानी जो जिस भूमि पे अपन रहते हैं, ये सारा भौगोलिक भाग है इसका। इसके भाग के कारण क्या होता है कि यहाँ पे अपने पास, जैसे मैं ये बात बता देता हूँ, इसी में चलते हैं अपन, क्योंकि राजस्थान में है तो इसी, ये अपने पास भौगोलिक स्थिति है। ये अपने पास रेगिस्तानी है, ये पर्वतीय है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसमें अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पानी की उपलब्धता। याद रखना, पहला पॉइंट भौगोलिक स्थिति में है। ये पानी की उपलब्धता किस में आता है, भौगोलिक कारक में आता है। देखो, पानी जहाँ पर अधिक होगा, जहाँ पे अपने पास नदियाँ बहती हैं, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक रहेगा। देखो, लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ ताज़ा पानी आसानी से उपलब्ध हो, यानी कहने का मतलब है लोग वहीं पे रहने के जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो सकती है भाई। इसके बाद पानी का उपयोग पीने, नहाने और खाना पकाने के लिए किया जाता है। और मवेशियों, मवेशी जानते हो ना, मवेशियों होते हैं अपने पालतू जानवर, डोमेस्टिक जो केटल होते हैं, फसलों और देखो नेविगेशन के लिए भी है भाई। नेविगेशन का मतलब कम, अपने पास फैक्ट्री वगैरह जो होती है उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ भी विकास करना हो, अपने मानव की सबसे पहली जो चीज़ होती है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है, वो क्या होती है, वो हमारा पानी होता है। पानी जहाँ पर है, ये मान के चलो कि जीवन वहीं पर होता है। और यही माना जाता है कि मनुष्य, जो अपन ने पिछले वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था कि मनुष्य का जो अगर अपने पास कहते हैं कि अस्तित्व शुरू हुआ, यानी पृथ्वी पर अगर किसी प्राणी का अस्तित्व शुरू हुआ था तो वो पानी में ही हुआ था, ये माना जाता है। इसके बाद भू आकृतियाँ। भू आकृति में क्या होता है भाई, भू आकृति के बारे में बात करें, अपनी भूमि का आकार प्रकार कैसा है वो भी निर्भर करता है। ये भी भौगोलिक कारक में आता है। भू आकृतियाँ किस में आती है, भौगोलिक कारक में आती है, याद रखना मेरी इस बात को। अब भौगोलिक कारक में बात करें, भू आकृतियाँ क्या होती है, तो देखो, लोग समतल मैदानों और हल्की ढलानों पर रहना पसंद करते हैं। ये मैं बता देता हूँ कैसे, ये अपना कारण है भाई। इसमें अपने यहाँ पर देखो, ये पहाड़ी क्षेत्र है अपने पास, जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र अपना है ना, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे ये जो सारा क्षेत्र है ना, यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र है भाई, यहाँ पे ये है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से हिमालय अपने पास आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे जनसंख्या वितरण कम है, क्योंकि पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, फिर वहाँ पे अपने पास कोई विकास नहीं होता, वहाँ पे सड़कें नहीं होती है, वहाँ पे अपने पास कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं खड़ी कर सकते, वहाँ पे घर निर्माण नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे अपने पास पानी की, यानी कोई भी साधन पहुँचाना होता, पहाड़ों पे पहुँचाएं कैसे। तो वहाँ पे जो जनसंख्या है वो कम रहेगी। और ये जो अपना मैदानी क्षेत्र है, ये अपने पास जो मैदानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र का, यानी इसको छोड़ देते हैं, ये अपना मैदानी क्षेत्र होता है भाई, है ना। यहाँ पे तो सतपुड़ा की पहाड़ी आ जाती है भाई वाने। ये जो है ना, अपनी जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा यहीं पे है, भारत का जनसंख्या घनत्व यहीं पे है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लोग समतल मैदानों पे रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल आसानी से, जहाँ पे अपने को जितनी सुविधाएं उपलब्ध होती है हम वहीं पे रहना पसंद करते हैं। इस बात, क्योंकि ऐसे क्षेत्र फसलों के लिए उत्पादन और सड़कों उद्योगों के लिए निर्माण के लिए अनुकूल होते हैं। ये बता दिया मैंने, अभी इसमें समझने की और बात नहीं है। जलवायु की बात करते हैं, जलवायु क्या होता है। जलवायु के बारे में बात करें तो अपना ये जो भारत है, इसकी जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। अपने यहाँ पे 7 प्रकार से वितरित है जलवायु। मैं फिलहाल अपने यहीं पे आ जाता हूँ, है ना, यहीं पे आते हैं। यहाँ पे अपने पास जलवायु का मतलब होता है, ये अपने पास क्या है, गर्मी युक्त है। थार का मैं अपने पास मरुस्थल है यहाँ पे, तो ये गर्म जलवायु है। इधर अपने पास समशीतोष्ण जलवायु है, तो जहाँ पे समशीतोष्ण, जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पे अपने पास क्या है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा रहता है। तो यही बात है। अत्यधिक गर्म या ठंडे रेगिस्तान जैसी, देखो, अत्यधिक गर्म या रेगिस्तान जैसी चरम जलवायु, चरम का मतलब उच्चतम,
जलवायु मानव निवास के लिए असुविधाजनक होती है। आरामदायक जलवायु वाले क्षेत्र जहां मौसमी बदलाव बहुत अधिक नहीं होते हैं, अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। मैंने समझा दिया है, मेरे से ज़्यादा कोई समझा सकता है यार। मिट्टी की बात करते हैं। देखो मिट्टी भी बड़ी मायने रखती है जनसंख्या वितरण में। कैसे? बिल्कुल जैसे मान के चले कैसे रहे, ये देखो आप है ना, बिल्कुल ये बनाए जाओ। देखो बनाना पड़ता है अपने ये राजस्थान है ना, यहाँ से ये यहाँ पे देख लेना रहे। आप देखो गुरुजी राजस्थान भी जोर पे बना रहे होते हैं। हाँ ये राजस्थान है, ये बिल्कुल अपने पास मिट्टी, यहाँ पे तो अपने पास बालू मिट्टी पाई जाती है ना, बालू मिट्टी होती है। अब ये मिट्टी की इसलिए वो आप कहोगे मात्रा बड़ी लग गई है, कोई बात नहीं, छोटी लगा देना आप लोग। इसमें बात करें, यहाँ पे पथरीला है, यहाँ पे इधर अपने पास जो अपने क्या है, यहाँ पे चंबल नदी और ये आती है ना, ये चंबल नदी इधर से ऐसे इस हाँ चंबल नदी महू से निकलती, हाँ बिल्कुल। ये जो नदियों वाला क्षेत्र है, यहाँ पे अपने पास चिकनी मिट्टी पाई जाती है ना, ये चिकनी मिट्टी जो पाई जाती है, यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, तो ये मिट्टी भी है। अब इधर देखो आप जैसलमेर में अपने पास क्या है, जो जैसलमेर है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ का अगर अपन घनत्व बात करें तो 17 लोग था अपने पास 2011 की जनगणना के अनुसार, सबसे कम था ये। और अगर बात करें इधर अपना जनघनत्व बहुत ज़्यादा था। जयपुर के जनघनत्व की बात करें तो लगभग 500 और कुछ है भाई, 500 मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन 500 प्लस ही है वहाँ पे। और इधर भी अपना जनघनत्व ज़्यादा है। तो ये सारी बातें क्या मायने करती है, ये अपनी मिट्टी की होती है भाई। देखो उपजाऊ मिट्टी कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए जिन क्षेत्रों में उपजाऊ दोमट मिट्टी होती है, मैंने बताया ना चिकनी मिट्टी वो दोमट मिट्टी, वहाँ अधिक लोग रहते हैं। मैं समझा रहा हूँ, हाँ समझ में आ रहा है गुरुजी, ठीक है। तो फिर चलो आगे। अब देखो भौगोलिक कारक में पूछ ले कौन कौन से आते हैं, तो भौगोलिक बारे में पानी की आती है, भू आकृति आती है, जलवायु आती है और मिट्टी आती है। इसके बाद में बात करें आर्थिक कारक कौन से होते हैं, आर्थिक कारक बताइए। तो देखो आर्थिक कारक में सबसे पहले बात करें, आर्थिक का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है। अब धन का मतलब वित्तीय, जहाँ पर अपने पास वित्तीय संसाधन ज़्यादा होंगे, जहाँ पे रुपयों के कमाने का रास्ता ज़्यादा होगा, लोग वहीं पे ज़्यादा जाएंगे। अपने अगर मैं बात करूँ सबसे बढ़िया, तो लोग अपने पास मुंबई में बहुत ज़्यादा है। मुंबई में क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे कमाई के साधन बहुत है। देखो बात करते हैं, सबसे पहले आर्थिक कारक में आता खनिज, जहाँ पे खनिज अधिक होते हैं। देखो खनिज भंडार वाले क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, अपने पास उद्योगों को आकर्षित करते हैं। और उद्योगों को आकर्षित करेंगे तो यहाँ जहाँ पे उद्योग ज़्यादा होंगे वहीं पर अपने पास जनसंख्या वितरण ज़्यादा होगा। औद्योगिकरण क्या होता है, जहाँ पे उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग रही है, वो होता है औद्योगिकीकरण। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और बड़ी जनसंख्या में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आगे होगा समझ, ये बड़े क्षेत्र क्या भंडार वाले क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं तथा वहां पर अपने पास जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या अधिक पहुंच जाती है। ये ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लगे तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट है सामाजिक। सामाजिक क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक, मैंने बताया था ना सामाजिक और सांस्कृतिक। समाज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। समाज क्यों करता है, क्योंकि लोग अपने समाज में रहना पसंद करते हैं। अभी देखो बताते हैं, कुछ जगहें ज़्यादा लोगों को इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि उनका धार्मिक, बिल्कुल सांस्कृतिक महत्व होता है। मैं बात करूँ अपने भारत देश की, तो यहाँ पे हिंदू प्रधान देश है, यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है। तो मोस्टली जो लोग होते हैं ना आसपास के, अपने पास जैसे जो राज्य अपना जहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहीं पर वो अपने धर्म से संबंधित लोग ज़्यादा वहीं पर रहना पसंद करते हैं, तो ये भी आकर्षित करता है। लोग उन जगहों से दूर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, जहाँ पर लोग धर्म के लिए लड़ते हैं या समाज में अपने समाज जो होता है आपस में लड़ते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। जहाँ पे सामाजिक शांति होती है वहीं पे रहते हैं। कई बार सरकारें लोगों को कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहने या भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर जाने के लिए प्रोत्साहन देती है, ये सरकार का भी काम हो जाता है। तो ये तीनों कारक है वो आपके पास किसके होते रहे, ये तीनों कारक अपने पास जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ये मैंने बता दिया है और पॉइंट्स है, बिल्कुल पूछ सकता है रे। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के बारे में तो मैंने समझा दिया शुरू में। अपनी जो जनसंख्या वृद्धि है वो बुलेट स्पीड से गुजर रही है भाई, बुलेट ट्रेन चलती है ना अपनी, वैसे बढ़ रही है, भाग रही है, पता ही नहीं चल रहा। देखो जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक से वो विशेष क्षेत्र में एक साल में
मृत्यु के बाद में कितने जो लोग अपने पास चल बसे हैं, मृत्यु दर से जनसंख्या दर कितनी बढ़ गई है, वो जो बीच का डिफरेंस होता है वो जनसंख्या वृद्धि होता है। देखो इसमें वही लिखा है मैंने, मैं समझाऊंगा अभी। अभी देखो समझाता हूं, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, चिंता मत करो। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी क्षेत्र के निवासियों की जनसंख्या में परिवर्तन से है। अब मैं समझाऊंगा ये पॉइंट, ऐसे नहीं समझ में आएगा। दूसरा देख लेते हैं, किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन उस क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ये अपन बाद में बात करेंगे, ये तो एक ऐसी नॉर्मल बात बताई गई अपने। ये समझा देता हूं, ये विशिष्ट समयावधि क्या होती है ये मैं बता देता हूं। क्या होती है कि भारत में ये जो विशिष्ट समयावधि है वो 10 वर्ष की है भाई। यानी अपने भारत में जो जनसंख्या गणना है, जनगणना है, वो प्रत्येक 10 वर्ष से होती है। अभी फिलहाल 2011 के बाद में नहीं हुई है, वो अपने पास बीच में कोरोना आ गया, कुछ और अपने राजनीतिक परिवर्तन आ गए, कुछ और हो गया होगा। सरकार है, बहुत काम होते हैं सरकार के पास, तो ये अपने पास। लेकिन अभी मैं बता देता हूं, अब इसमें कह रहा है विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निवासियों की जनसंख्या में परिवर्तन से है। अब देखो जनसंख्या वृद्धि है, ये अपने पास 2 तरीके की होती है, वो भी समझाऊंगा मैं, फिलहाल पहले ये बता देते हैं। अपने मान के चलो पिछले 2011 में अपनी जो जनसंख्या थी वो 1.2 अरब थी, ये अपने पास है, मान के चलते हैं अपने पास ये जनसंख्या थी। कब? यहाँ पे। अब आ गए अपन 2026 में, ये 2011 की है, कितनी है? 2011 की। अब आ गए अपन 2026 में, तो अपने 1 पॉइंट कितनी है? 4 अरब है, 4 अरब। और अब है हमारे पास 2025 चल रहा, 25 से लिख देता हूँ, 26 में पहुंचने वाले हैं, चिंता मत करो कि मैं 26 बोल रहा हूँ। तो अब इसमें डिफरेंस देखें तो कितना आया है? 1.4 माइनस 1.2 बराबर आ जाता है 0.2 आ जाता है। अब ये 0.2 का मतलब क्या है? ये अरब है, अरब से पहले क्या होता है? 20 करोड़ होता है ना, होता ही नहीं। अब ये जो अपने पास जनसंख्या है, इसमें कितने लोग बढ़े हैं? इतने लोग बढ़ गए। इसका मतलब क्या है? इसमें जो मर गए हैं, जो अपनी मृत्यु दर है, उसके अतिरिक्त जो अंतर आया वो ये है, ये आपकी जनसंख्या वृद्धि होती है। ये पॉइंट आ गया होगा जनसंख्या वृद्धि का संबंधित? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है अपने पास जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब ये जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या होते हैं मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। घटक मतलब जो तत्व होते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हाँ इंपॉर्टेंट ही बताते हो सर आप, क्या करें, बताना पड़ता है। देखो जनसंख्या घनत्व के 3 घटक कौन से होते हैं, ये ध्यान में रखना भैया आप लोग, है ना, ये ध्यान में रखना। 3 घटक की बात करें तो कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, एक विशेष वर्ष में कितने बच्चों ने जन्म लिया। मृत्यु, एक विशेष वर्ष में कितने लोग हैं अपने में प्राण त्याग कर चले गए हैं, मृत्यु हो गई है। और प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से अपने पास दूसरे स्थान पर कितने लोग चले गए हैं। अब इसमें बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं जन्म दर के बारे में। क्या है? अशोधित जन्म दर, CBR बोलते हैं। CBR का मतलब बता देता हूं पहले, तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपके। CBR का मतलब होता है क्रूड बर्थ रेट होता है ना, यानी अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में, मैंने बताया ना, प्रति वर्ष में जीवित जन्मों की जनसंख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है, सूत्र याद रखना। CBR बराबर होता है BI/P गुणा 1000, ये होता है। यहां देखो CBR अशोधित जन्म दर हो गई, देखो ये हो गई। यहाँ पे BI का मतलब क्या होता है? वर्ष के दौरान जीवित जन्म। ये क्या होता है? BI का मतलब होता है वर्ष के दौरान जीवित जो जन्म होते हैं। जीवित जन्म का मतलब मैं अभी समझाऊंगा। और P मतलब होता है क्षेत्र की मध्य वर्ष की जनसंख्या कितनी थी, यानी जो जनसंख्या है वो कितनी है। ये मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ऐसे नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे अपने पास सूत्र, हाँ वो नहीं दिया हुआ, मैं समझाता हूँ, देखो कैसे। अब इसमें बात करते हैं, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की जनसंख्या के रूप में काउंट होता है। तो प्रति 1000 जनसंख्या पर, ये मान के चलो हम बात करते हैं आगे, जो प्रति 1000, ये मान के चलो ये 1000 है अपने पास, 1000 लोगों में से ये मान के चलो 200 लोगों की शादी हुई। अब शादी हुई तो इनके बाद में साल भर में जो बच्चे हुए, ये मान के चलो कि अपने पास जो बच्चे हैं 200 के 200 हुए हैं, यानी 200 घरों में अपने पास क्या है? नवजात बच्चों ने जन्म लिया।
लेकिन ये 12 महीने की बात बता रहा हूँ मैं, 1 वर्ष के दौरान की बात कर रहा हूँ, है ना, 1 वर्ष के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे 200 की शादी हुई, 200 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन जन्म तो लिया, लेकिन इनमें से अपने पास जिंदा जो बचे वो अपने पास 175 ही बचे। 25 जो बच्चे हैं, जो नवजात हैं, वो अपने पास किसी कारण से कुछ भी हो, मृत्यु दर भी हम पढ़ने वाले हैं, वो नहीं रहे। तो अपने पास जो परिवर्तन है वो क्या हुआ भाई, 200 में से जीवित बच्चे कितने हैं, 175 है। तो फिर अपना सूत्र क्या बनेगा, सूत्र देखो ये बनेगा, क्या है इसकी गणना, 2 वर्ष के दौरान जीवित जन्म कितने हैं, 175 है, 175 है। और उस दौरान की जनसंख्या कितनी है, उसके बाद में जीवित जन्म आ गए, बाद में पी क्षेत्र की मध्य वर्ष की जनसंख्या कितनी है। अब जनसंख्या अपनी क्या थी, 1000 थी, ये थी, समझ में आया। अब गुणा अपने पास क्या है, 1000 है, यहां पे देखो गुणा 1000 है, यहां पे कितने, कहां पे, ये रहा, तो 1000 करेंगे तो 1000 हो गया। अब आप देखोगे तो आपके पास जो डिफरेंस आया वो 175 का ही आया कि नहीं आया है, तो 175 जो है वो नए कैंडिडेट जुड़ गए, तो अपनी जनसंख्या कितनी हो गई, 1175 हो गई। ये होती है जन्म दर। अब आया समझ में, हाँ आ गया होगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो भी और भी समझाऊंगा मैं। हाँ, सीबीआर ऐसे ही निकाली जाती है। अब एप्रिक्रस्ट का मतलब वही होता है, सीडीआर का मतलब होता है क्रूड डेथ रेट, है ना, सीडीआर का मतलब वही होता है, वहां पे क्रूड बर्थ के स्थान पे डेथ हो जाएगा, और आर का मतलब रेट होता है। किसी भी क्षेत्र की मृत्यु दर मापने के लिए एक सरल विधि है, सीडीआर को किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर किसी विशेष वर्ष में हुई मौतों की संख्या के रूप में किया जाता है, डीपी और बट्टा क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, डी बट्टा पी, और यहाँ पे अपने पास डेथ कितनी है, मृत्यु की संख्या आ जाएगी, बी उस क्षेत्र की अनुमानित मध्य वर्ष की जनसंख्या आ जाएगी, और अपने पास गुणा 1000 कर देंगे। अब निकालें तो निकाल लेते हैं, अभी देखो कैसे निकालेंगे। तो अभी अपन ने निकाला है यहाँ पे क्या, ये तो हो गई अपने पास क्या। अब अपने पास बात करते हैं क्या, अपने पास जन्म इतनों ने लिया और मृत्यु कितने की हुई है, 25 की हुई है, तो 25 और बट्टे कितना है 1, अपने पास उसकी 1000 मानी थी, और 1000 करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 25 अपने पास क्या हो जाएगी, 25 अपने वो हो जाती है जनसंख्या, जिस पे अपने पास क्या है 25 अपने वो जो दर है वो निकल जाएगी, ये आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ सीडीआर अशोधित मृत्यु दर हो जाएगी, डी मृत्यु की संख्या हो जाएगी, और उसके बाद में पी उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या, मध्य वर्ष की जनसंख्या, जो हमने मानी है 1000 ही मानी है, 1000 से गुणा करें, हम एक बार बराबर लेवल में लेके गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो प्रवास आ जाता है। प्रवास मैंने बता दिया क्या होता है, माइग्रेशन जिसको अपन कहते हैं, इमिग्रेशन माइग्रेशन होता है भाई। प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, वो होता है प्रवास। कैसे निकालेंगे, चलो पढ़ते हैं पहले इसके बारे में, उसके बाद में देखो बताता हूं मैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जिस स्थान से वे जाते हैं उसे मूल स्थान कहते हैं। यानी ये मान के चलो हमारा क्षेत्र राजस्थान है, हम राजस्थान से मुंबई गए कमाने के लिए, है ना, कहाँ गए रहे, मुंबई गए अपने पास कमाने के लिए अपना राजस्थान, और यहाँ राजस्थान से अपने पास क्या आ गए, अपन मुंबई की तरफ आ गए, क्यों, और मुंबई आए इसका मतलब अपन अपने क्षेत्र को के लिए क्या हो गया, अपना जो राजस्थान है वो तो हो गया मूल निवास, और जहाँ मुंबई जा रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, जो जहाँ प्रवास करें वो प्रवास, जिस स्थान पे वे जाते हैं उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। याद रखना ये बात कि क्या क्या कहते हैं। प्रवास स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। प्रवास भी अपने पास 3 प्रकार से काउंट कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो स्थायी हो सकता है कि अपन हमेशा के लिए चले गए, दूसरा अस्थायी हो सकता है, और तीसरा मौसमी हो सकता है। कैसे, यह ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण से ग्रामीण हो सकता है, बाद में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर हो सकता है, शहर से शहर की ओर क्षेत्रों में और हो सकता है, और शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकता है, यानी किसी भी प्रकार से हो सकता है, रह जाने का कोई भी कारण हो सकता है। बस ये ध्यान में रखना, स्थायी, अस्थायी और मौसमी। अब देखो प्रवास के कारक बताऊं आप लोगों को, तो प्रवास के कारकों में बात करें तो आता है आपके पास बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा अपने भारत का है, जहां से लोग प्रवास करते हैं। जीवन स्थिति, खराब जीवन स्थिति, अगर मैं बात आपको समझाऊंगा अभी। इसके बाद राजनीतिक उथल पुथल, ये भी बात करेंगे, अप्रिय जलवायु, ये भी बात करेंगे, प्राकृतिक आपदाएं, ये भी बात करेंगे, और महामारी है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारणों से पशु कारक मूल स्थान को कम आकर्षक कर बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है भाई, जाहिर सी बात है, अगर ऐसा है बेरोजगारी है उस क्षेत्र में, तो फिर अपने पास क्या है, वहां से जनसंख्या प्रवास करती है। एक इसका बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों को समझाता हूं मैं।
अगर अपन बात करें अपने, यह देखो यहाँ से बात करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। क्या दिया? पटना। पटना का मतलब यहाँ पे बिहार है। हम जब भी बात करते हैं प्रस्थान की, प्रवास की, तो बिहार के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हर क्षेत्र में आपको बिहार से लोग मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? इसका कारण है भैया, अपन बताएंगे। एक तो पिछड़ा है, शिक्षा ज़्यादा वहाँ पे इसलिए, लेकिन बिहार वैसे बड़ा है भैया, खतरनाक क्षेत्र है। वहाँ पे या तो कुछ बनता नहीं है, और बनता है तो IAS MBBS यही बनते हैं भाई, साइंटिस्ट बनते हैं। तो देख लो जितने बड़े पोस्ट है वहाँ पे बिहार का व्यक्ति मिलेगा। चलो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है अपने पास, बिहार क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो भी ज़्यादा है। तो यहाँ से लोग कहाँ जाते हैं? यहाँ से अपने पास दिल्ली की तरफ जाते हैं। सबसे पहला मुख्य जो क्षेत्र होता है इनका दिल्ली होता है। इसके बाद अगर बात करें तो बिहार अपने पास मुंबई की तरफ आता है, गुजरात की तरफ आता है, गुजरात में भी ज़्यादा जाते हैं अपने पास। यानी कहने का मतलब जिस तरफ अपने पास राजस्थान में भी आते हैं, यहाँ पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनको रोजगार के साधन ज़्यादा मिलते हैं। तो साधन मिलेंगे तो बेरोजगारी यहाँ से कम है, तो प्रवास करके कहाँ आ गए? यहाँ के। तो ये जो क्षेत्र है ये जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे जनसंख्या कम हो जाएगी। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो क्या है, राजनीतिक उथल पुथल की बात करें तो अभी पिछले दिनों अपने असम में हुई थी कि नहीं हुई थी? राजनीतिक कारणों से हो जाती है। अपने दूसरे देश की बात करें, चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को, जो रशिया कहाँ पे है भाई, हाँ रशिया आओ भाई पास में, जल्दी सी रशिया की बात करते हैं हम, छोटी सी बात कर लेते हैं। ये रहा रशिया। अब यूक्रेन कहाँ पे? ये रहा, है ना अपने पास यूक्रेन। देखो मैं बताता हूँ, ये यूक्रेन है। अब इसमें अपने पास प्रवास का मुख्य कारण क्या बनेगा? ये जो रूस है, ये जो रूस है, पीला दिख रहा है, ये जो रूस है इसका युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा था पीछे दिनों, काफी लंबा चला भाई युद्ध। अब ये यूक्रेन है वो बर्बादी पे आ गया, बिल्कुल आ गया भाई, बर्बादी पे आ रखा है ना, बर्बादी पे आ रखा है। लेकिन फिर इसकी जनसंख्या जाएगी कहाँ पे? या तो अपने पास माइग्रेट करेंगे, इस क्षेत्र में अपने पास युद्ध चल रहा है तो इस क्षेत्र में माइग्रेट करेगी। अगर ये इस पे अपने पास आक्रमण कर लेगा, इसको अधीन कर लेगा, तो फिर जनसंख्या इधर भी आ जाएगी। तो ये अपने पास राजनीतिक उथल पुथल होती है ना, बिल्कुल। इसके बाद आकर्षण कारक बेहतर रोजगार के लिए अवसर और रहने की स्थिति, शांति और स्थिरता, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और सुखद जलवायु जैसे कारणों से गंतव्य स्थान को मूल स्थान की तुलना में अधिक आकर्षक बनाते हैं। ये कोई ज़्यादा समझाने वाला बात नहीं है भाई, समझाने वाली बात होती तो मैं समझा देता। चलो अपने पास, हाँ, जनसंख्या वृद्धि के रुझान। अब ये जनसंख्या वृद्धि के रुझान समझाऊं तो मैंने सबसे पहले आपको यही समझाया है, अपनी जो जनसंख्या है। अब थोड़ी सी स्टॉप लगा भाई अपने पास, है ना, जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करूंगा अभी थोड़ा स्टॉप लगा है। पर जो अपने पास लास्ट जो अरब जुड़ा है अपने पास, जो 7 से 8 अरब हुई है जनसंख्या, उसमें अपने को 12 साल लगे। लेकिन अब अगला जो अरब जुड़ेगा उसमें अपने को 15 साल लगेंगे। इसका मतलब स्पीड तो कम हुई है, बुलेट ट्रेन से थोड़ी हुई है, थोड़ी मान के चलो अपने पास जो दूसरी राजधानी एक्सप्रेस है ना, उतनी स्पीड हो गई होगी। तो देखो अपने पास पृथ्वी पर जनसंख्या 7 अरब से अधिक है, मैंने बता दिया, ये 8.2 अरब है, याद रखे बिल्कुल। पहली शताब्दी ईस्वी में यह 300 मिलियन से कम थी। 300 मिलियन का मतलब क्या होता है रे? 3 करोड़ से कम थी। देखो पहली शताब्दी ईस्वी, पहली शताब्दी का मतलब इस अपने पास है ईस्वी सदी, यानी यहाँ से लेके और ये 100 साल तक थे ना अपने पास, यहाँ पे अपनी जनसंख्या 300 मिलियन थी। याद रखना, प्रश्न पूछेगा 100% आएगा भाई, जनसंख्या से संबंधित आएगा तो यही आएगा कि पहली शताब्दी में अपने पास जनसंख्या कितनी थी? 300 मिलियन थी। सन 1750 के आसपास अगर मैं बात करूं, ये 18वीं सदी है भाई, 1750 मतलब 17 प्लस हो गई, इसका मतलब 18वीं सदी की बात करो। अच्छा ये यहीं पे लिखा हुआ है ना यार, के आसपास औद्योगिक क्रांति का आरंभ में विश्व की जनसंख्या 550 मिलियन थी। इसके आरंभ की बात कर रहा हूं भाई, यानी 18वीं सदी के आरंभ में 550 मिलियन थी। औद्योगिक क्रांति के बाद 18वीं सदी में विश्व की जनसंख्या में विस्फोट हुआ, और इसके बाद में यहाँ पे जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, औद्योगिक क्रांति क्या होती है? जहाँ पर अपने पास पहले क्या है, अपन उद्योग नहीं थे, अपने पास उद्योग थे नहीं, तो अपन क्या है, बैलगाड़ी पे चलते थे, पैदल चलते थे, यात्रा ऐसे तो करते थे। फिर उद्योगों का विकास हुआ, फिर पहियों का, ऐसे करते 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 जब हुआ तो बाद में जनसंख्या में विस्फोट हुआ भयानक वाला। अब देखो क्या, विश्व जनसंख्या के दोगुने होने का समय देखो बहुत कम है। देखो इसे 5 बिलियन से 6 बिलियन तक बढ़ने में केवल 12 वर्ष लगे। अभी बताया भाई मैंने, अरे 5 से 6 भाई, मैंने वो 7 से 8 करे थे भाई, है ना, तो कोई बात नहीं है, मैं 1 बिलियन ही तो बढ़ा रहा हूँ, 12 वर्षों में वह बढ़ने में केवल 12 वर्ष लगे। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में अधिक समय लगता है। ये बात ध्यान में रखना, तथ्य आधारित बात है ये, कि जो विकासशील देश होते हैं
वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, तेज गति से बढ़ती है, जबकि विकसित देशों की जनसंख्या वो कम, उनकी वृद्धि दर कम होती है, धीमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो समझदार होते हैं, वहाँ पे शिक्षा ज़्यादा होती है, और जहाँ पे शिक्षा ज़्यादा होती है वहाँ की जनसंख्या कम होती जा रही है। अब इतनी भी कम नहीं, जैसे यूरोप महाद्वीप है वो जनसंख्या वृद्धि से ग्रसित है। वो ग्रसित का मतलब ऋणात्मक वृद्धि दर से ग्रसित है। अब बात करते हैं आगे क्या है। हाँ, जनसंख्या वृद्धि का अधिकांश भाग विकासशील देशों में रह रहा है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जाहिर सी बात है, जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी वहीं पर आपके पास क्या है, जनसंख्या विस्फोट अधिक होगा, जनसंख्या अधिक बढ़ेगी। अपने भारत और चीन को देख लो। नेक्स्ट आता है जनसंख्या परिवर्तन का स्थानिक पैटर्न क्या होता है। स्थानिक पैटर्न स्थान वाला पैटर्न होता है। मैं समझा रहा हूं कि नहीं समझा रहा हूं? देखो, विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि कम है, बता दिया मैंने। विकासशील, जैसे अपन बात करें अपने पास, कैसे बता देता हूं मैं आप लोगों को, है ना, समझाना जरूरी है आप लोगों को। अगर अपन बात करें अपने पास कहाँ कहाँ विकासशील देशों में, तो आ जाओ अपने पास एशिया में आ जाते हैं ना, एशिया में आ जाते हैं। और एशिया में आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, हाँ चलो ये रहा एशिया महाद्वीप में। अब देखो एशिया में अपना विकासशील भारत आता है, इसके अलावा अपने पास ब्रह्मा आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है, या अफगानिस्तान आता है, ईरान आता है, सऊदी अरबिया आता है, तो ये तुर्कमेनिस्तान है क्या ये, हाँ ये भी आता है। ये सारे एशिया में, और ये सारे विकासशील देश हैं, विकसित नहीं है इनमें। यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पे जनसंख्या, चाइना देखो विकसित है लेकिन जनसंख्या यहाँ पे भी कम नहीं है। अब इसकी देखो जनसंख्या, अगर देखोगे बात करोगे तो ये देखो ये क्षेत्र जो है ना ये खाली खाली है, और यहाँ पे देखो अपने पास भरा पड़ा है। तो ये भी अपने पास अपने पास जो विश्व पैटर्न में आएंगे तब समझाऊंगा भाई बाकी। अब आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के बीच नकारात्मक सहसंबंध है। आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के बीच में नकारात्मक सहसंबंध है, याद रखना, ये बात पूछेगा भाई, 100% आ सकती है, तो मेरी बातों को ध्यान में रखना है। ये नकारात्मक संबंध क्या है? अब ये नकारात्मक संबंध मैं समझा देता हूं। जहां पर विकास अधिक होगा, क्या कह रहा है, आर्थिक विकास, जहां पे आर्थिक विकास ज्यादा है वहां पे जनसंख्या वृद्धि दर कम है उन क्षेत्रों के बजाय जहां पे आर्थिक विकास न के बराबर हो रहा है। यानी आर्थिक विकास के नकारात्मक यही है, अगर आर्थिक विकास हो रहा है, ये हो रहा है, तो जनसंख्या वृद्धि दर कम रहेगी, और आर्थिक विकास नहीं हो रहा है तो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ेगी। यही नकारात्मकता होती है। नकारात्मक सहसंबंध समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 1.4% है, यह अफ्रीका में सबसे अधिक है अर्थात 2.6 है, और यूरोप में सबसे कम है अर्थात 0.1% है। यूरोप की मैं अभी बता रहा था, नगण्य मतलब नकारात्मक जन दर से ग्रसित है ये, जनसंख्या वृद्धि से यहाँ की जनसंख्या घट रही है, अर्थात न तो वृद्धि हुई है और न ही गिरावट आई है। यूरोप की बात कर रहा है, यूरोप पूरे महाद्वीप की, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या कम हो रही है, ये वास्तविकता है यूरोप की। अब ये क्षेत्र आ गया होगा समझ में अपने पास। सबसे अधिक अगर वृद्धि दर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका की है। और अफ्रीका की बात करें तो देखो अफ्रीका समझाना पड़ेगा रे आप लोगों को, हाँ समझाना पड़ता है। ये रहा अफ्रीका आप लोगों के पास, है ना, ये अफ्रीका। इसके बारे में एक बात और बता देता हूँ अभी, बाद में आप लोगों को समझ में आए नहीं आए, है ना, समझाना जरूरी है मुझे। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, तीनों जो अपने पास रेखाएं हैं, है ना, वो रेखाएं गुजरती हैं। देखो अगर मैं बात करूं अपने पास तो यहाँ पे ये रही करक रेखा, ये जो जा रही है ना, ये क्या जा रही है, ये करक रेखा जा रही है जो अपने भारत के मध्य से गुजर रही है। ये 23.5 डिग्री है भाई, क्या है, ये 23.5 डिग्री है। इसके बाद ये जो आ रही है ना, ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। और अगर बात करें ये रेखा जो डॉट करती हुई जा रही है ना, ये डॉट करती जा रही है, ये आपके पास मकर रेखा है, ये मकर रेखा। तो याद रखना केवल एक यही है अपने पास अफ्रीका, जहाँ पे तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती हैं। और अपने पास अगर बात करें, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ जनसंख्या, इसके भाई अफ्रीका के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे अपने सारे देश लगभग विकासशील है, तो यहाँ पे अपने पास गरीब भी है, ये गरीब देशों वाला महाद्वीप है भाई। गरीब देश सबसे ज़्यादा, अगर कोई पूछे गरीब देश कहाँ पे, कौन से महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ पर हालत इतनी खराब है, जनसंख्या वृद्धि इतनी है कि यहाँ पे लोगों को अनाज नहीं मिलता समय से, और सबसे ज़्यादा कम बारिश भी यहीं पे होती है। अपने पास ये सहारा का रेगिस्तान, यहाँ पे आपको पता है ना, सहारा रेगिस्तान यहाँ पे ये सारा है, जिसमें 12 देश सम्मिलित है, तो इस कारण से भी ये सारी समस्या है भाई। अब इसके बाद हाँ ये देखो जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है,
वो बात करें तो देखो, एक निश्चित स्तर से अधिक जनसंख्या वृद्धि से समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे संसाधनों का ह्रास सबसे गंभीर है। ये सबसे बड़ी संसाधन की बात बताएं तो अपने पास क्या है, अपने भारत में आते हैं भाई, है ना। अपने भारत की बात करें सबसे पहले, तो भारत में अपनी जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1.4 हो गई है। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो अपना देश तो बढ़ेगा नहीं, देश कहाँ से बढ़ेगा, जनसंख्या, अरे जनसंख्या बढ़ रही है और ये जमीन अपने पास इतनी है, तो इसमें अपन जो पहले से खेती कर रहे हैं, पहले से जो अपन उगा रहे हैं, उनको खाने के लिए, तो पहले तो सपोजिंग करो अपने पास ये मान के चलो 100 करोड़ लोग थे, 100 करोड़ लोग अपना काम कर रहे थे, 100 करोड़ लोग अपने पास इसी पे खुलकर रह रहे थे। लेकिन अब जनसंख्या 40 करोड़ और बढ़ गई, तो वो भी तो यहीं पे रहेंगे, यहीं पे तो रुकेंगे। हाँ, अब आ रही होगी समझ में, बिल्कुल। हाँ, तो फिर वहां पे क्या होगा, यहाँ पे फिर संसाधनों की कमी आएगी। यानी कहने का मतलब 10, पहले अपने पास क्या था, ये मान के चलो कि अपने पास 10 रोटियां थी और अपने खाने वाले 2 थे, तो अपने आ रही थी 5-5। लेकिन अपने पास 2 मेहमान आ गए तो फिर अपने पास आई 2.55। लेकिन फिर 2 मेहमान और आ गए तो फिर अपने पास आई 1.5, कितनी है, 1.25। और अगर और आ जाएंगे तो फिर यही तो कम हो रही है, अपन तो बढ़ रहे हैं, तो अपन में बढ़ने से ये जो संसाधन है वो कम हो रहे हैं। इसके बाद में बात करें, जनसंख्या में गिरावट भी चिंता का विषय है। यह दर्शाता है कि जो संसाधन पहले जनसंख्या का भरण पोषण करते थे, अब वे जनसंख्या को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, क्या कह रहा है कि जनसंख्या में गिरावट भी चिंता का विषय है, बिल्कुल चिंता का विषय। यूरोप में सबसे बड़ी समस्या आ रही है। यह दर्शाता है कि जो संसाधन पहले जनसंख्या का भरण पोषण करते थे, अब वे जनसंख्या को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है। जनसंख्या को बनाए रखने के लिए पर्याप्त का मतलब होता है यूरोप महाद्वीप अपने पास विकसित हो चुका है, अब वहाँ पे इतने संसाधन हैं कि जनसंख्या वहाँ पे रह नहीं रही है। क्यों नहीं रह रही है, क्योंकि वो जनसंख्या कम होती जा रही है वहाँ पे। मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाँ आगे चलो, आगे जनसंख्या की, हाँ जनसांख्यिकीय संक्रमण। ये जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या होता है, जनसांख्यिकीय संक्रमण होता है कि अपने पास, चलो मैं एक बार समझाता हूँ उसके बाद में। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु में बदल जाती है, क्योंकि समाज ग्रामीण, कृषि और निरक्षर से शहरी, औद्योगिक और साक्षर समाज की ओर बढ़ता है। चलो मैं बता देता हूँ, अब मैं समझा देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि अपने पास एक गरीब देश है, ये मान के चलो अपने ये देश है, मैं वहीं पे समझाता हूँ, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। अपने पास ये मान के चलो अपना भारत देश है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, ये नेपाल के बारे, चलो अपने भारत के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। ये अपना बिहार क्षेत्र है यहाँ पे। क्यों, अब ये क्या कह रहा है, पॉइंट ये कह रहा है कि ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर, तो यहाँ पे जनसंख्या उच्च गति से बढ़ रही है और उच्च गति से मृत्यु दर भी बढ़ रही है। यानी बहुत ही तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है और बहुत ही तेज गति से लोग मर भी रहे हैं, क्योंकि संसाधन कम है, विकास कम है। लेकिन फिर क्या होगा, एक समय ऐसे आएगा कि ये अपने पास जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी कम हो जाएगी और मृत्यु दर ये भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जब वो विकसित हो जाएगा, जब अपने पास वो अपने आर्थिक विकास में अपना बिल्कुल विकास शुरू कर देगा, अपने पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, शिक्षा आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर वो हॉस्पिटल हो जाएंगे, तो जन्म दर में भी अपने पास कमी आएगी और मृत्यु दर में भी कमी आएगी। इसे कहते हैं जनसंख्या की संक्रमण। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट आता है, ये परिवर्तन चरणों में होते हैं। जो परिवर्तन बताए ना, वो होते हैं चरणों में, जिन्हें सामूहिक रूप से जनसांख्यिकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। पहले चरण में प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर अधिक होती है, मैंने बता दिया ये बात अभी। इसके बाद क्योंकि लोग महामारी और खाद्य आपूर्ति के में उतार चढ़ाव के कारण होने वाली मौतों की भरपाई के लिए अधिक प्रजनन करते हैं। सीधी सी बात है भाई, जैसे अपने पास कहते हैं मृत्यु दर भी ऊंची होती है, जन्म दर भी ऊंची होती है। क्या करते हैं कि लोगों की महामारी फैल जाती है। महामारी जैसे कोरोना आई थी, अब अपने पास क्या है कि अपने तो चलो अपन थोड़े शिक्षित हो रहे हैं, अगर कोरोना कोई गरीब देश में जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि नहीं, मतलब जहाँ पे शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी जनसंख्या कम हो रही है तो वो जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो जनसंख्या बढ़ाएंगे और उसके बाद खाद्य आपूर्ति में उतार चढ़ाव के रूप में कारण से मौतों की भरपाई के लिए अधिक प्रजनन करते हैं। ये बता दिया मैंने। 200 साल पहले दुनिया के सभी देश से इसी चरण में थे। हाँ, अगर 200 साल पहले बोले तो जैसे महामारी आ रही थी, वहाँ पे शिक्षा नहीं थी, लोग मर ज़्यादा रहे थे क्योंकि उनके पास संसाधन कम थे, तो फिर लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे थे। 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये होता है। दूसरे चरण के शुरुआत में प्रजनन क्षमता उच्च रहती है। दूसरे चरण की बात करूं, इसके बाद का जो चरण है उसमें जनसंख्या बढ़ती है भाई, प्रजनन दर ज़्यादा रहती है
और लेकिन समय के साथ इनमें इसमें गिरावट आती है, लेकिन बाद में क्या होता है, इसमें गिरावट आना शुरू हो जाती है। कैसे? जैसे अगर हम बात करूं तो पहले हमारे जो दादाजी थे, उनके पिताजी थे, उनके 5-5, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे। फिर हमारे जो पेरेंट्स आए थे उनमें 4 होने लगे, फिर हम आए, हमारे 2 बच्चे होने लगे। अब आगे चल रहा है तो वो चल रहा है एक ही बच्चा काफ़ी है ना, बच्चा एक ही अच्छा, ये कहते हैं। अब इसमें क्या है, हाँ, समय के साथ इसमें गिरावट आती है। स्वच्छता और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार से मृत्यु दर में कमी आती है। बिल्कुल मैंने बता दिया, इस अंतर के कारण जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि अधिक होती है। शुद्ध वृद्धि बता दी, मैं निकालूंगा भाई, ये भी इस सूत्र से समझाऊंगा। अंतिम चरण में प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर दोनों में काफी गिरावट आती है और जनसंख्या या तो स्थिर रहती है या धीमी गति से बढ़ती है, जो हम अभी फिलहाल कंडीशन में है। हाँ, वर्तमान समय में विभिन्न देशों में जनसंख्या की परिवर्तन में विभिन्न चरणों में है, यानी अलग अलग चरणों में। भाई अपने भारत की जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी है, भाई बहुत ही धीमी गति से बढ़ी है। अपन बात करें 2001 से 2011 के बीच में, 2011 के बीच में जो अपनी जनसंख्या वृद्धि दर थी वो लगभग 21 पॉइंट कुछ थी भाई, नहीं ज़्यादा थी भाई, मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन अब जो जनसंख्या आई है इस दौरान की जनसंख्या वो 21 पॉइंट कुछ हुई है ना। तो ये अपने पास, मैं आपको वास्तविक आंकड़े अपनी जो भारत की जनसंख्या पढ़ाऊंगा ना तब समझाऊंगा भाई, अभी मेरे ध्यान में भी नहीं है, मुझे भी तो पढ़ना पड़ता है, कोई बात नहीं है, समझाऊंगा मैं आप लोगों को, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अपने पास जनसंख्या नियंत्रण के काफ़ी उपाय हैं। सबसे पहला तो है शिक्षा। शिक्षा हर उस चीज़ का इलाज है जो हम चाहते हैं कि इसका इलाज होना जरूरी है। आप बेरोजगारी देख लो, शिक्षा उसका इलाज है। आप हेल्थ इश्यू, मतलब अगर अपन बीमारियों से जूझना चाहते हैं, बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शिक्षा जरूरी है। हम रोजगार चाहते हैं तो बेरोजगारी तो बता ही दिया मैंने, है ना। इसके अलावा कुछ और विकास करना चाहते हैं, अपना मानसिक विकास करना चाहते हैं, यानी कुछ भी विकास करना चाहते हैं, शिक्षा जरूरी है। इसमें देखो परिवार नियोजन का अर्थ, परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार पे नियोजन, कंट्रोल वो होता है। अर्थ है बच्चों के जन्म के अंतराल रखना या उन्हें रोकना है, बिल्कुल अंतराल। अब पहले जो बच्चे होते थे अपने, तुम जो अपनी दादी है, परदादी है, उनको देखना, वो 12 महीने, बच्चे में 12 महीने का ही अंतर होता था, यही होता है। अभिवादन जिनसे हम आए तो हम में थोड़ा और होने लग गया। अब ये कह रहे हैं कि परिवार नियोजन का मतलब है कि बच्चा अगर एक अभी हो गया है, शादी हो गई है, मान के चलो आज शादी हुई है, आज की तारीख में शादी हुई है, इसके 12 महीने बाद में एक बच्चा हो गया, तो ये जो पहला बच्चा है, ये जो पहला बच्चा है, जब तक ये आपके पास स्कूल जाना शुरू ना कर देवे तब तक दूसरा बच्चा नहीं होना चाहिए। ये सरकार का अपना नियोजन कार्यक्रम है जो काफ़ी वर्षों से चल रहा है भाई, और इस कार्यक्रम से हमारे भारत की जनसंख्या भी थोड़ी कंट्रोल में आई है। अब इसके बाद बात करें, परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल कारक है। अब एक तो होता है कि अपने पास प्रत्येक वर्ष बच्चे को जन्म देना, तो उससे स्वास्थ्य बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, माता का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, महिलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। लेकिन अगर वही जन्म, अगर अपने पास एक महिला ने एक बच्चे, अब अपने पास एक परिवार में एक बच्चा आज जन्म लेता है, एक तो आज जन्म लिया और एक इसके 5 साल बाद में जन्म लेता है, तो महिला जो होती है वो बिल्कुल परिपक्व हो जाती है, बिल्कुल मतलब स्वस्थ हो जाती है। तो इससे क्या होता है, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आता है। नेक्स्ट बात करें, प्रचार प्रसार गर्भ निरोधकों की मुफ्त उपलब्धता और बड़े परिवार अथोत्थान कुछ ऐसे उपाय हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, ये सारे अपने पास प्रचार प्रसार में ये बताना कि जरूरी है। जब हम 2001 की जनगणना के बाद में की बात करें तो जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ी थी। उसके बाद में अपने पास जो सरकारें आई हमारे भारत देश में, उन्होंने अलग अलग जो योजनाएं हैं वो चलाई, प्रचार प्रसार किया, वो सारा कुछ। तो इनका प्रचार प्रसार गर्भ निरोधकों, मतलब जिसमें अपने पास जो फैमिलीज है वो इनका यूज करके अपने पास परिवार जो है उनको रोक सकते हैं। इसके अलावा बात करें कुछ कर अथोत्थान, अथोत्थान का मतलब होता है जो परिवार हैं जिनको कहीं कि ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो कहाँ से पालेगा, क्या करेगा, तो ऐसे हतोत्साहित करके भी जनसंख्या में नियंत्रण कर सकते हैं भाई। हमारे संसाधनों की स्थिरता के लिए, अगर संसाधनों की बात करें, अपने पास संसाधन कमी है अपने पास, हाँ, के लिए विश्व को तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। जनसंख्या में मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि अगर अपन जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या अपनी जितनी है इस पृथ्वी पे, जितनी जनसंख्या है इस पे अगर अपन बात करें तो संसाधन ये तो है नहीं, अपनी जनसंख्या तो बढ़नी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
और जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो ये क्षेत्र थोड़ी बढ़ जाएगा अपने पास, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी थोड़ी ना बढ़ेगी, ये पृथ्वी थोड़ी बढ़ जाएगी अपने पास, ये जो इतनी बड़ी है, इसमें भी पानी पानी भरा पड़ा है, तो धरातल तो अपना बढ़ना नहीं है, धरातल पे मानव संसाधन जितने हैं वो सारे हम खाए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें अपने को क्या करनी है, इनको थोड़ा सा संभाल के रखना है, और ये संसाधनों की स्थिरता के लिए विश्व को तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, 100% है, ये अपने पास के आपके पास उपाय हैं। और यहाँ पे आपका ये शायद चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है भाई, यहाँ पे ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और इसके सारे जो नोट्स है वो बड़े शानदार में मैंने बिल्कुल वो सारा जो चैप्टर है जिसका निचोड़ होता है ना वो मैंने करवा दिया। निचोड़ मतलब कहते हैं ना, नींबू जो होता है, नींबू जो होता है उसको निचोड़ कर उसका रस जब निकाल लेते हैं तो उस नींबू को फेंकना ही पड़ता है। तो आप अपने चैप्टर को अलग रख दो और ये नोट्स पढ़ लो, आपका दूसरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। क्या है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है? बिल्कुल है भाई, आप बता दोगे, क्या बताओगे? हाँ मुझे पता है, बता दोगे आप लोग, क्या बताओगे रे? हाँ दक्षिणी अमेरिका, अरे कहाँ पे आ रहा हूँ मैं, अफ्रीका महाद्वीप की, ये रहा अफ्रीका की है। 2 पॉइंट कुछ बताया था अभी मैंने, बताया नहीं? 2.1 है ये बताया अभी, हाँ सर ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विरल आबादी का क्षेत्र नहीं है? विरल आबादी का मतलब जहां पर जनसंख्या मतलब विरल नहीं है, जहां पे जनसंख्या अधिक है, यह क्षेत्र पूछ रहा है। देखो अट्टाकामा दक्षिणी पूर्वी एशिया, और अपने पास क्या भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र। देखो यहाँ पे अपने पास जनसंख्या विरल है, यहाँ पे विरल का मतलब बहुत ही कम है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भी कम ही है, अट्टाकामा में भी कम है। लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या है वो भरी पड़ी है, तो विरल नहीं है, यहाँ पे अधिक है ना। कहाँ पे, मैं बता देता हूँ कि ये दक्षिणी पूर्वी एशिया कौन सा बता रहा है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया ये है भैया अपने पास, ये जो क्षेत्र है ना। मैं सारा कुछ रखता हूँ ना अपने साथ, समझाना पड़ता है ना आप लोगों को। हाँ ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये अपने पास दक्षिणी पूर्वी एशिया है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत है, तो ये विरल नहीं है भाई। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ये प्रतिकर्ष क्या होता है, जो अपने को दूर भगाता है, वो होता है प्रतिकर्ष। तो देखो अपने पास क्या पानी की कमी अपने को दूर भगाती है, बिल्कुल भगाती है। अपन देखते हैं कि नहीं बते, पानी की कमी होती है वहां से जनसंख्या दूर जाती है। बेरोजगारी है वो भी अपने को प्रतिकर्ष करती है, आकर्षित नहीं करती है, मतलब महामारी भी हमें आकर्षित नहीं करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं चिकित्सा और शिक्षा, ये सारी हमें आकर्षित करती है। इसका बढ़िया सा एग्जांपल मैंने बता दिया, गांव क्षेत्र से लोग शहरों की तरफ जाने का कारण यही है, वहाँ पे चिकित्सीय जो सुविधाएं वो अधिक है, शिक्षा अधिक है, तो ये सारी बातें अपने पास। अगर नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? अब देखो बात करते हैं, प्रश्न बढ़िया है। पिछले 500 वर्षों के दौरान मानव जनसंख्या में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब होने में 100 वर्ष लग गए। ये गलत है भाई, ये अभी लग ही गया अपने को गलत, तो अपनी बात कर लेते हैं, क्योंकि 100 वर्ष नहीं लगे थे उसको, है ना। यहाँ पे 100 वर्ष नहीं लगे थे, अपने पास 5 से 6 वर्ष होने में, 6 अरब होने में केवल 12 वर्ष लगे थे। कितने लगे थे? केवल 12 वर्ष लगे थे। जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में जनसंख्या और वृद्धि और मृत्यु, ये मैं यहाँ पे मैं खुद भी लिख देता हूँ, मृत्यु वृद्धि दर जो होती है वो अधिक होती है, बिल्कुल दोनों अधिक होती है पहले चरण में। इसके बाद जनसंख्या की संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि उच्च होती है, तो ये क्या है, हाँ वृद्धि उच्च होती है। और यहाँ पे जनसंख्या के संक्रमण में पहले चरण में जनसंख्या वृद्धि, वो वृद्धि है, और जनसंख्या की वृद्धि उच्च होती है, ये एक ही बात है भाई, दोनों है ना, दोनों एक ही बात है। तो अपने पास अपना ऑप्शन जो था वो ये हो जाता है जो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं 3, अच्छा अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उतने ही है शायद, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके जो बुक के थे वो उतने ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। देखो 3 भौगोलिक कारकों का नाम बताइए जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। प्रश्न है ये, है ना, प्रश्न है, पूछ सकता है। देखो 3 कारक भौगोलिक कारण बताने हैं, हमने शायद 4 या 5 पढ़े हैं, देख लेते हैं कितने पढ़े हैं, अभी बता देते हैं, है ना। बताना जरूरी है भाई, आप लोगों को समझाना जरूरी होता है, हर चीज समझानी पड़ती है। अरे क्यों, चलो देखते हैं क्या रखा आगे। हाँ अपने पास जनसंख्या को भौगोलिक, हाँ इसमें आए तो क्या देख रखा है, देखो पानी की उपलब्धता, भूआकृति, जलवायु और मिट्टी है। हाँ ये 4 पढ़े हैं हमने भाई, क्यों, तो 4 पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, चारों को बता दिया मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया है भाई। अब अपने पास आ जाते हैं अपने प्रश्नों में। हाँ 3 भौगोलिक कारण बताने हैं, भौगोलिक कारक है ना जो प्रभावित करते हैं। पानी की उपलब्धता समझाने की आवश्यकता नहीं है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इनका, है ना, जिससे क्वेश्चन में आसानी आ जाएगी। भू आकृतियाँ,
बिल्कुल, मैंने बता दिया, इन लोगों के समतल मैदानों में रहने का, ये सारा समझा दिया भाई, जलवायु, ये सारा कुछ मैंने समझा दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलो भाई। इसके बाद है, दुनिया में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले कई क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये मैं समझाऊंगा भी, क्योंकि समझना जरूरी है आप लोगों को। देखो, दुनिया के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे उच्च जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ पे अपने पास शिक्षा ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे खनिज जो साधन है वो ज़्यादा अधिक हो सकते हैं, वहाँ पे बेरोजगारी है वो कम हो सकती है, तो सारी बातें हैं, बिल्कुल है। तो देखो, खनिज जमा वाले क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। खनन व औद्योगिक गतिविधियां रोजगार पैदा करती है, इसलिए कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक इन क्षेत्रों में जाते हैं और जिन्हें घनी आबादी वाला बनाते हैं, ये बता दिया मैंने। शहर बेहतर रोजगार के लिए अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल, शैक्षिक, चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रदान करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं और शहर के जीवन का आकर्षण लोगों को शहरों की ओर खींचता है, बिल्कुल खींचता है। यह ग्रामीण से शहरी प्रवास की ओर जाता है और शहरों का आकार बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं है। औद्योगिक बेल्ट नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं और बड़ी जनसंख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र कई उद्योगों की उपस्थिति के कारण घनी आबादी वाला है भाई, ये ध्यान में रखना भाई, हो सकता है पूछ ले, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं है, पढ़ना तो जरूरी है ही। हाँ, इसको पढ़ना जरूरी क्यों है भाई, है ना, ये पढ़ना जरूरी है, कोई बात नहीं, पढ़ लोगे। कुछ स्थान अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं क्योंकि उनका धार्मिक सांस्कृतिक महत्व होता है, तो वो सारे बात बता दी मैंने अपने यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई, मैं अलग हो रहा हूँ इसीलिए। नेक्स्ट बात करें तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक मैंने बता दिए हैं, आप लोगों को कर सकते हो आप, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपके प्रश्नों के उत्तर हैं, ये मान के चलो। तो देखो, जन्म दर बता दिया भाई, जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की कुल संख्या है, मैंने बताया था, 175 वाला उदाहरण दिया था, हाँ दिया था सर, है ना, 175 वाला बताया था, 175 हजार पे है तो गुना 1000 करके समझाया था, ये नहीं समझाया था, बिल्कुल समझाया था। मृत्यु दर एक विशेष जन्म जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या का माप है, जो उस समय के प्रति इकाई हाँ उस जनसंख्या के आकार में मापी जाती है, जहां यह आमतौर पर प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, यह भी समझा दिया मैंने। प्रवास जो अपने पर जाते हैं स्थान छोड़ के, प्रवासन नए स्थान में स्थायी रूप से बसने के इरादे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की आवाजाही है। प्रवासन व्यक्तियों, परिवार इकाइयों या बड़े समूहों में हो सकता है, यह आंदोलन एक जगह की आबादी को बदल देता है, ये मैंने बता दिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्रश्न थोड़ा सा चलो करवाएंगे आपको, ये भी करवा देंगे, चिंता क्यों करते हो भाई, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो तुम, ये थोड़ा सा ऊपर से हटा देते हैं। हाँ, देखो क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। देखो, जन्म दर की बात कर लेते हैं। जन्म दर, एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। 1000 पे जीवित बता रहा हूं मैं, समझा दिया मैंने। जन्म दर के बढ़ने से जनसंख्या बढ़ती है। जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर बात करें तो विवाह, आयु, जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर, सरकारी नीतियां आदि आती है। जन्म दर को ज्ञात करने का सूत्र मैंने बता दिया है, n बराबर बी बटा टी बराबर, जहां पर n जन्म दर होती है, b प्रति 1000 व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न बच्चों की संख्या होती है, मैंने बताया था, और t बराबर होती है समयावधि वर्षों की जो होता है। इसके बाद में बात करते हैं मृत्यु दर की। जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश या क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर बढ़ने से जनसंख्या घटती है, सीधी सी बात है। मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? स्वास्थ्य सुविधा आती है, शिक्षा का निम्न स्तर आता है, खाद्यान्नों का अभाव आदि आता है। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। और मृत्यु दर को ज्ञात करने का सूत्र m बराबर d बटे t, जहां m बराबर मृत्यु दर है, d बराबर प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या है, t बराबर समयावधि है, कितने वर्षों में कितने मरे हैं। इसके बाद में बात करें तो क्या आता है, पूर्वाभास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी प्रतिकर्ष क्या होते हैं सर, अपकर्ष क्या होते हैं? अरे प्रतिकर्ष अभी समझाया था मैंने वैसे तो, लेकिन मैं एक आसान भाषा में समझा देता हूं। तो प्रतिकर्ष वो होते हैं जो आपको धक्का देके निकाल देते, चल भाग यहां से, अभी समझाऊंगा कौन से। अपकर्ष कौन से? जो कहते आजा 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 आजा, वो होते हैं अपकर्ष होते हैं। अब इसमें देखो अंतर समझते हैं। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक में, यानी पुश यानी धक्का देना,
धक्का देने वाले कारक कौन से होते हैं? देखो, प्रतिकर्ष कारक प्रवास के स्रोत क्षेत्र को प्रवास के गंतव्य क्षेत्र की तुलना में कम अवसर प्रदान करते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो प्रतिकर्ष कारक क्या होता है कि जहाँ पे यहाँ पे एक आदमी रहता है और यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे संसाधन कम है, यहाँ पे अधिक है, तो ये यहाँ से धक्का देगा इसको, चल बेरोजगारी यहाँ से धक्का मारेगी और यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे रोजगार ज्यादा है तो ये रोजगार कहेगा आजा आजा मेरे पास आजा, मैं हूँ ना आपके तुम्हारे लिए, मैं बैठा हूँ ना, आजा आजा मेरे पास आजा। तो ये होता है। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, प्रवास के कुछ प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी मैंने बता दिया, खराब रहने की स्थिति बता दिया, अप्रिय जलवायु, राजनीतिक अशांति, सामाजिक अशांति, प्राकृतिक और मानव नेतृत्व वाली आपदा, महामारी, सूखा, बाढ़ और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन होता है। ये प्रतिकर्ष के कारक हैं, याद रखना। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उदाहरण के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में कम आर्थिक अवसरों के कारण बड़े पैमाने पे ग्रामीण से शहरी प्रवास होता है। बिल्कुल बता दिया, ये तो मैंने उसमें भी समझा दिया। प्रवास के अपकर्ष, अपकर्ष का मतलब था पुल, पुल यानी खींचना, आजा आजा आजा, है ना। उसके बाद अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को प्रवास के स्रोत क्षेत्र की तुलना में अधिक आकर्षक बनाते हैं। भाई बिल्कुल सही है। प्रवास के कुछ अपकर्ष कारक बेहतर आर्थिक अवसर होता है, बेहतर रहने की स्थिति होती है, सुखद जलवायु होती है, सामाजिक शांति होती है, राजनीतिक शांति स्थिरता होती है, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि होती है। उदाहरण के लिए दिल्ली एनसीआर क्षेत्र बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग यहाँ पे पलायन करते हैं, यहाँ वहाँ पलायन करते हैं, पलायन मतलब जाते हैं वहाँ पर, तो ये अपन को खींचता है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, दुनिया में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। ये प्रश्न भी बढ़िया है, ये प्रश्न आपके नहीं है, बुक में नहीं है, ये मैंने बनाया आप लोगों के। दुनिया में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक वही हैं, घुमा फिरा के जो मैंने पॉइंट बनाए ना, नोट्स बनाए वही है। पानी की उपलब्धता वही है, सीधी सी बात है, तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। भू आकृतियां, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। भू आकृतियां बता दिया मैंने, जलवायु मैंने बता दिया, मिट्टी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये क्या प्रभावित करने वाले कारकों में, ये तो हो गए भौगोलिक कारक। अगर बात करें तो आर्थिक कारक में आ जाते हैं, खनिज मैंने समझा दिया आप लोगों को, शहरीकरण मैंने समझा दिया, औद्योगिकरण मैंने समझा दिया है, ये मैं और नहीं समझाऊंगा भाई, स्क्रीनशॉट लेते चलना। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक ये भी मैंने समझा दिए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब है जनसंख्या की संक्रमण के 3 चरणों की चर्चा करें। बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल, हाँ 100% करें। जनसंख्या की संक्रमण के 3 चरण कौन से थे? पहला चरण, इसमें क्या बताया था मैंने, इसमें सर जन्म दर भी ऊंची होती है, मृत्यु दर भी ऊंची होती है, यही तो बताया था। तो देखो इसकी उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर है, क्योंकि लोग महामारी और चर खाद्य आपूर्ति के कारण होने वाली मौतों की भरपाई के लिए अधिक प्रजनन करते हैं, समझाया था। जनसंख्या वृद्धि धीमी और अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं, जहां बड़े परिवार एक संपत्ति है, जीवन प्रत्याशा कम है, लोग ज्यादातर अनपढ़ हैं और प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर हैं। दूसरे चरण में क्या होता है कि प्रजनन दर तो ऊंची होती है लेकिन बाद में कम हो जाती है। देखो दूसरे चरण की शुरुआत में प्रजनन क्षमता अधिक रहती है, लेकिन यह समय के साथ कम हो जाती है, बताया भी। यह मृत्यु दर कम होने के साथ है, स्वच्छता और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार से मृत्यु दर में गिरावट आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या का शुद्ध जोड़ अधिक है भाई, तो ये समझ लेना। अब अंतिम चरण क्या होता है, इसमें अपने पास दोनों कम होती है, प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर दोनों में काफी गिरावट आती है, बता दिया भाई। आबादी या तो स्थिर हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है, जनसंख्या शहरीकृत हो जाती है, साक्षर हो जाती है और उच्च तकनीकी जानकारियों के साथ साथ परिवार के आकार को जानबूझकर नियंत्रित करती है। ये जनसंख्या की संक्रमण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर का। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है अब कंप्लीट हो गया है भाई। तो मुझे लगता है अब इसमें आपको और समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं रही है। इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मतलब जनसंख्या से संबंधित आनंददायक चैप्टर था रे, मजा भी आया, हर चीज़ अपने डिटेल से समझी भी है। तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में अब आप लोगों को कोई समस्या आने वाली है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप लोगों ने ये चैप्टर अपने पास कंप्लीट अच्छे तरीके से देख लिया है। तो मुझे लगता है अब इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।